नमस्कार। मेरे सभी साथी डॉक्टर्स का मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वीडियोस की सीरीज़ में बना रहा हूँ अपने उन साथी डॉक्टर्स के लिए जो कि अपनी जनरल प्रैक्टिस में बिज़ी होने के कारण, उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट होने के कारण अक्सर वो अपने प्रोक्टोलॉजी के फील्ड के जो पेशेंट आते हैं, जो गुर्दा रोग से पीड़ित जो मरीज आते हैं, उनको ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं और उनकी ठीक से इलाज ना, इस वजह से जब अगर वो ठीक से इलाज नहीं कर पाते हैं तो अक्सर उनको पेशेंट को सर्जन के पास रेफ़र करना पड़ता है, जिससे पेशेंट के साइकोलॉजिकल कुछ साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं जो कि हमारी फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस को इफेक्ट करते हैं। उन्हीं समस्या को दूर करने के लिए मैं वीडियोज़ की सीरीज़ चला रहा हूँ। पिछले कई वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या दिक्कतें आती हैं एक जनरल फिजिशियन को और उनका वो कैसे दूर कर सकता है अपनी प्रोक्टोलॉजिकल प्रैक्टिस के दौरान। इसी विषय में बात करते हुए हम फिशर के ऊपर बात कर रहे थे, तो पिछले हमने कुछ वीडियोज़ फिशर के ऊपर बनाए हैं। फिशर के जो 4-5 वीडियोज़ पिछले हैं, पुराने हैं, उनको हम इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। उसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगा, लेकिन क्योंकि कंक्लूजन करना है तो कम समय में ज़्यादा बातें बोलनी है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। फिलहाल शुरू करते हैं फिशर के ऊपर। तो फिशर की जो डिफिनेशन अगर हम कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि इट इज़ अ टीयर ऑफ एनडर्म ऑफ एनस और स्किन ऑफ द एनस विच इज़ डिस्टल टू द डेंटेट लाइन एंड कॉजिंग स्पास्मोटिक पेन समटाइम्स विद ब्लड। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनस की एनोडर्म बाहरी स्किन, मतलब या एक्सटर्नल स्किन या एनस की स्किन इसको बोल सकते हैं, जो बाहरी लेयर है, जो कि 2 अंगुल अंदर एक लाइन होती है एनस की, डेंटेट लाइन, हम सबको पता है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा है। वो जो एनस को फैलाने में आराम से नज़र भी आती है, समझ में भी आती है कि ये एक रिंग है या फिर एक लाइन से बनी हुई है अंदर, जो कि लगभग 2 अंगुल गहराई पे होती है आमतौर पे। तो हमने कहा कि डेंटेट लाइन से डिस्टल बाहर की ओर एनोडर्म में एक कट का हो जाना, जिसकी वजह से एनस में रह करके होने वाला पेन होता है, जो कि कभी कभार ब्लड के साथ आता है। ये फिशर की एक मोटी लाइन हो गई। तो हमने जब डायग्नोसिस करने की बात करी तो पेशेंट आते ही आपसे जब कहता है क्लिनिक में मुझको पायल्स है, तो आपको सिर्फ इतना पूछना है कि भाई तुमको दर्द खून आता है कि नहीं आता है। अगर वो बोलता है कि दर्द और खून एक साथ आता है और दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पास्मेटिक होता है, कटिंग पेन होता है, तो मतलब कि उसकी फिशर है। आप मन में अब बना सकते हैं इस चीज़ को कि उसकी फिशर ही है 90%। और आप बाकी डायग्नोसिस की बातें आगे करेंगे, पहले भी कर चुके वीडियोज़ में, इसमें कंक्लूजन कर रहे हैं। पर केवल इस 2 बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिशर के पेशेंट की अगर स्पास्मोटिक पेन हो रहा है, डिफिकेशन के समय पेन बढ़ जाता है, जो कि ब्लड आता है साथ में, तो उसकी फिशर है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फिशर की अगर बात करें तो डेट इज 6 o'clock पोजिशन। एज ऑल ऑफ यू नो कि हमने अपनी एनएस को 12 पार्ट में बांट रखा होता है, हम लोगों ने बांटा हुआ है, डॉक्टर्स ने कोडिंग कर रखी है कि हमको कौन सी लोकेशन क्या बोलना है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एनएस इज कॉल्ड 12 o'clock पोजिशन। द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड 6 o'clock पोजिशन। लेफ्ट लेटरल इज 3 or you can say 1, 2, 3, 4, 5 o'clock position, and the right lateral are 7, 8, 9, 10, 11 o'clock positions. So the most common side of the fissure is posterior to part of our anus, that may be you can हो सकते हैं कि 6 o'clock पर। हाँ, कॉमनली अगर हम कहें तो 5 to 7 y6 की जो लोकेशन है मोस्ट प्रॉन पोजीशन है फिशर के लिए। सबसे ज़्यादा फिशर यहीं मिलते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में लगभग कह सकते हैं 75 to 80% फिशर इसी लोकेशन पे देखें। बाकी और अगर बात करें 20% की, तो 15% फिशर एंटीरियर पार्ट भी होते हैं, मतलब कि 11, 12 एंड 1 o'clock पोजीशन या इनके बीच में कहीं होता है 15% फिशर। जो 5% फिशर बचते हैं वो लेटरल या लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल कहीं पर भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। पर जब आपका पेशेंट आता है तो आपको सबसे पहले उसकी पोस्टीरियर एनएस को चेक करना है, अगर आप पीआर के लिए लेके जाते हैं तो, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट वही है। अगर पैथोजेनेसिस की बात करें, कॉज की बात करें, तो कह सकते हैं कि द कॉज ऑफ द फिशर इज स्ट्रेचिंग ऑफ एनल म्यूकोसा बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, विच कुड बी बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रॉमा, और इंटरनल और एक्सटर्नल और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज। बात करिए हमने ट्रॉमा की, कॉज की, अल्टीमेटली ट्रॉमा हुआ वहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है, कैसे हो रहा है उसके लिए वो ट्रॉमा हुआ किस प्रकार से। हमने कहा कि द स्ट्रेचिंग ऑफ एनल म्यूकोसा बियॉन्ड इट्स लिमिट या बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, मतलब किसी भी चीज़ की फैलने की एक क्षमता होती है। एनस की भी फैलने की एक क्षमता है कि कितनी ज़्यादा खुल सकती है।
ऐसे ही अंदर की जो म्यूकस लेयर है, जो अंदर की जो स्किन है, इसको हम बोल सकते हैं, फिर जो एनस की जो स्किन है बाहरी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी भी एक सीमा है, वो कितना फैल सकती है। जब वहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से जो ट्रॉमा या फिर वहाँ पे स्ट्रेस पड़ा, तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा जब फैलेगा तो फट जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर क्षमता से ज़्यादा फैलाएंगे तो फट जाएगी। तो बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी अगर ट्रॉमा फिजिकल एग्जेशन पड़ रहा है तो वो फट सकती है। उसके दो कॉज हो सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज में हम कहेंगे कि वे फैक्टर जो कि डायरेक्टली उससे रिलेटेड हैं, ट्रॉमा से, इंटरनल ट्रॉमा से, लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि हार्ड स्टूल एंड कॉन्स्टिपेशन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉमनली इनके एक साथ बोला जाता है। जब हम आगे कभी कोई वीडियो कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रो के ऊपर बनाएंगे तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल, लॉन्ग सिटिंग, डायरिया भी एक कॉज हो सकता है प्राइमरी ट्रॉमा का। अब आप कहेंगे डायरिया क्यों होगा? भाई डायरिया में तो ना कॉन्स्टिपेशन है ना हार्ड स्टूल है, तो और डायरिया में तो पतला स्टूल आ रहा है, तो डायरिया की वजह से कैसे फ्रेक्चर पैदा हो सकता है? तो हम ये कहेंगे कि भाई देखिए, अल्टीमेटली घर्षण पड़ रहा है। इट डजंट मैटर कि वो हार्ड स्टूल की वजह से हो रहा है या फिर मल्टीपल फ्रिक्वेंसी की वजह से हो रहा है। डायरिया में स्टूल तो पतला आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन डायरिया में जो स्टूल आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी। पेशेंट बार बार जा रहा होता है, बार बार वाइप ऑफ कर रहा होता है, बार बार वॉश कर रहा होता है। ये बार बार के घर्षण की वजह से भी ट्रॉमा होता है। साथ में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी पेशेंट को डायरिया या डायसेंट्री होती है तो वो वेस्टर्न मेडिसिन की ओर जाता है, जहाँ पे उसको स्टूल को रोकने के लिए, स्टूल को हार्ड करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है, जिनकी वजह से अक्सर डायरिया की और या फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो इन कॉजेज़ की वजह से उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और या फिर हार्ड स्टूल हो जाता है। हार्ड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन तो हमको पता ही कि प्राइमरी कॉज है उसके। तो प्राइमरी कॉज में हम लोग डायरिया को भी गिनते हैं, क्योंकि मल्टीपल फ्रिक्वेंसी होती है या फिर बार बार जाने की वजह से या फिर मेडिकेशन की वजह से हार्ड स्टूल हो जाता है। साथ में प्राइमरी कॉज में हम गिनेंगे वेजाइनल बर्थ को, क्योंकि लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है वेजाइनल बर्थ के समय, जब लेबर पेन लेबर के समय जब आता है, डिलीवरी के समय जब आता है, तो प्रेशर पड़ने से घर्षण पड़ता है और उसकी वजह से एंटीरियर फ्रेक्चर होता है आमतौर पर। लगभग लेडीज़ की बात करें तो प्रेगनेंसी वेजाइनल बर्थ की वजह से होने वाले फ्रेक्चर का कॉज लगभग एंटीरियर फ्रेक्चर होते हैं अधिकतर, जो कि लगभग 50% ज़्यादा रेशियो में आते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कॉज में है कि सम फोर्सफुल इंसर्शन ऑफ समथिंग लाइक इन एनल सेक्स, या फिर कोई फोर्सफुल इंसर्शन ऑफ सम टॉय और फॉर सम ऑब्जेक्ट्स फॉर द प्लीजर और फॉर द वायलेंस। मतलब एनल सेक्स के दौरान या फिर उसके अलावा किसी वायलेंस की घटना के दौरान एनएस में कुछ डालने की वजह से होने वाला ट्रॉमा भी फ्रेक्चर को कॉज कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ट्रॉमा हो रहा है। प्राइमरी कॉज में हम लोग कोई हार्मोनल इम्बैलेंस को भी गिनेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के कुछ कॉज हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो भी अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। थायराइड है, डायबिटीज़ है, ये भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती हैं और जिनकी वजह से अल्टीमेटली फ्रेक्चर पैदा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इंसोम्निया भी बहुत बड़े कॉज हैं जो कि हमारे हार्मोन डिसबैलेंस करते हैं और इसकी वजह से बाद में अल्टीमेटली फ्रेक्चर हो जाता है। अल्कोहल कंजप्शन बहुत बड़ा कॉज है, उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अल्कोहल के ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोच रखा है इस बात की। अल्टीमेटली अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से लिवर डिसफंक्शन होते हैं और हार्मोन, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर हार्ट इशू होता है, बहुत कॉमन है, और प्राइमरी कॉज को देखते हुए ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है और जो कि फिशर में बन जाता है बाद में। अब हम आते हैं सेकेंडरी कॉज के ऊपर, एटियोलॉजी ऑफ द फिशर। सेकेंडरी कॉजेज कैन बी प्रीवियस एनल सर्जरी, किसी पेशेंट की अगर कोई हिस्ट्री हुई हो कि उसके पाइल्स का या फिशरला का या पेनिल एब्सेस का या कोई सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से उसकी एनएस वीक हो चुकी है, और वीक एनएस पे जब एडजस्टमेंट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो जल्दी क्रैक हो जाती है। IBS एंड क्रॉन्स बहुत कॉमन कॉज है फिशर होने का, इसको ध्यान में जरूर रखना होता है हमेशा। कुछ ग्रेनुलोनेटेड चेंजेस जो आते हैं, जैसे कि इन ट्यूबरक्लोसिस, TB भी बहुत बड़ा कॉज है, हमको इसको दूर करना चाहिए। अगर हमारे पेशेंट को आराम नहीं आता हमारे इलाज से, तो हमको IBS, क्रॉन्स और TB, ट्यूबरक्लोसिस, इन तीनों को जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट के ये हो रखा हो। मेलेग्नेंसी का होना या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं लाइक HIV एंड सिफिलिस, इसमें भी फिशर देखने को मिलता है।
क्योंकि इनमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए भी बहुत जल्दी बीमार पड़ता है पेशेंट, और ट्रॉमा जब होता है वीक बॉडी में जल्दी ट्रॉमा असर करता है और उसको फिशर हो जाता है। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, जो कि सबसे पहले ही हमने शुरुआत में ही कहा था, पुराने वीडियो में कई बार दोहराई अपनी बात की, पेशेंट को जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है सिंपल सी बात है, पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन विद ब्लड में बी ड्रॉप लाइक और द स्टेन। डिफिकेशन मल त्याग के समय मरीज को दर्द होगा, दर्द माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर भी हो सकता है, पल्सेटिंग पेन भी हो सकता है, कटिंग पेन भी हो सकता है, स्पॉस्मेटिक पेन भी हो सकता है, और ब्लड अक्सर आएगा, ब्लड स्टेन या ड्रॉप हो सकता है, हाथ में लगा सकता है, मल के साथ लगा हुआ दिख सकता है स्टेन के रूप में, या बूंद बूंद करके टपकेगा, पर पिचकारी ऐसा छींटदार नहीं आएगा, जेट लाइक नहीं आएगा। इसमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट की जो पेन अगर हो रहा है उसमें अनकम्फर्टेबल, अक्सर खुजली भी होती है, पेशेंट को जलन भी होती है। प्रायोरिटीज एनी जो डिजीज़ है अलग से बात करेंगे उसके बारे में, उससे हम कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। उसमें भी अक्सर पेन होता है पर जलन और खुजली होती है, और फिशर में भी जलन खुजली होती है, तो उससे इसको डिफ्रेंशिएट करके रखना है। अब बात करें एक्यूट और क्रोनिक की, तो हमने पहले वीडियो में भी कहा है, फिर से दोहरा रहे हैं, यहाँ पे कंक्लूजन कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूट फिशर की फ्रेश रेड सुपरफिशियल फिशर बट, ये क्लासिकल सिम्टम है, बिल्कुल आप याद कर लेंगे, सिंपल सी लाइन की बात है। फिशर क्रोनिक की एक्यूट इसकी डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो जाता है। पेन होगा, फिर ब्लड आएगा, ठीक, अच्छी बात। अगर एक्यूट और क्रोनिक अंतर की बात करें, फ्रेश रेड सुपरफिशियल फिशर बट, ताजे खून की बिल्कुल पतली सी कट अगर नज़र आ रहा है बिल्कुल ऊपरी स्किन पे, दैट इज़ फिशर, एक्यूट फिशर। अगर क्रोनिक फिशर की बात करें तो डीप डार्क फिशर बट विद रेज्ड एजेस, मतलब अगर ये फिशर है, मान लीजिए जैसे ये फिशर कट है तो अगल बगल उठाव होगा, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ क्रॉनिक फिशर। मतलब फिर से दोहरा रहा हूँ, डीप डार्क गहरा कटा हुआ गाढ़े रंग का घाव होगा फिशर का, और किनारे उसके उठे हुए होंगे हल्के से। ये साथ में सिग्नल टैग हो सकता है, अक्सर होता है क्रॉनिक फिशर के साथ सिग्नल टैग, उसको भी ध्यान रखना है। तो जो परिभाषा बन गई हमारी, पेन है अपनी जगह, ब्लड है, ठीक है, कि फ्रेश रेड सुपरफिशियल फिशर बट इज एक्यूट फिशर, एंड डीप डार्क ब्लड विद रेज्ड मार्जिन्स एजेस एंड मोस्ट प्रॉब्ली विद आ सेंटिनल टैग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ क्रोनिक फिशर। अब बात करें पेन ब्लड की, तो हमने पुरानी वीडियो में कहा है, यहाँ फिर से दोहरा रहे हैं कि पेन एंड ब्लड, एक्यूट फिशर में पेन भी ज़्यादा बढ़ेगा, ब्लड भी बढ़ेगा, पर और दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। लेकिन जब क्रोनिक फिशर की बारी आएगी तो पेन कम होएगा और ब्लड बढ़ता जाएगा। पेशेंट आपकी हिस्ट्री बताए, क्रोनिक फिशर का पेशेंट आपको हिस्ट्री बता सकता है कि उसके पहले पेन बहुत ज़्यादा होता था, ब्लड कम आता था, अब उसका पेन कम हो गया है, ब्लड ज़्यादा। पेन है, मान रहा हूँ कि पेन है उसकी, ठीक है, लेकिन उसके पेन कम हो गया है, ब्लड ज़्यादा हो गया है। अब बात करें हम लोग ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के ऊपर एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है MCDPA थेरेपी, बहुत कॉमन है। इट डजेंट मैटर, मैं आप सभी डॉक्टर्स कहूँगा, इट डजेंट मैटर कि आप डॉक्टर आयुर्वेद के हैं या एलोपैथ के हैं, किसी और विद्या के हैं। एलोपैथी मेरा मतलब वेस्टर्न मेडिकल साइंस से है। आप किसी भी विद्या के पेशेंट हैं, इट डजेंट मैटर। MCDPA थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं, वेस्टर्न मेडिकल साइंस की जो हमारे साथी डॉक्टर्स हैं वो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे MCDPA थेरेपी के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना करके, तब वो उसको अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि MCDPA थेरेपी क्या होती है, उसमें वो एक हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई इश्यू ना आए और वो इस आयुर्वेदिक थेरेपी का वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से मैनिपुलेशन कर सके अपनी सुविधा के लिए। बाकी MCDPA थेरेपी आयुर्वेद की थेरेपी बहुत कॉमन है, वो करानी है हमको। इट डजंट मैटर कि क्रॉनिक फिशर है, एक्यूट फिशर है, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन ऑफ फिशर हो या फिर एनस की होने वाली कोई भी डिजीज़ अगर है, कोई भी, मतलब रूल तो नहीं है ऐसा, बिकॉज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो होती हैं एनस की, उसमें प्री और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन जो भी हैं, उसमें अगर आप MCDPA थेरेपी कराएंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा राहत आती है। मतलब कि ये कैटलिस्ट का काम करता है, बहुत ट्रिगर करता है, हीलिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अब हमको ये देखना है कि MCDPA थेरेपी जो है वो कब कैसे क्या करानी है, वो आगे अलग विषय है। तो एक्यूट फिशर की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात हमको MCDPA थेरेपी तो करनी ही करनी है, लेकिन करेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल को करना है, गैस्ट्रो का पार्ट है, ये फिर भी आगे बात करेंगे हम लोग कभी इस बारे में। पेशेंट एक्यूट, उसको आयुर्वेद का एक योगा होता है दैट इज़ कॉल्ड गणेश क्रिया,
एंड अश्वकंचकी योग, ये दोनों जरूर कराइए। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपको इन दो योगों के ऊपर। गणेश प्रक्रिया, फिर से बता रहा हूँ, गणेश जो कि हिंदुओं में गॉड हैं, गणेश एलिफेंट गॉड, गणेश मेथड और अश्वकंचकी योग। इंग्लिश में अगर अश्वकंचकी योग की मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइज की ही बात है इनडायरेक्टली। पर अश्वकंचकी योग बहुत पुराना योग है, हज़ारों साल पुराना है और पेशेंट करते आ रहे हैं, और पहले इसको किया ही जाता था, अब नहीं करते हैं लोग, बीमार होने लगे हैं। तो आप एक्यूट केस में गणेश क्रिया के ऊपर आप कहीं करने के लिए पेशेंट कर सकते हैं तो करें, पर अश्वकंचकी योग आपको एक्यूट में भी कराना है, क्रोनिक में कराना है, पोस्ट ऑपरेटिव भी कराना है। पैरेलली आपको MCDP थेरेपी चलानी है। अब बात करते हैं इलाज की, जो टॉपिक चल रहा था हमारा कि हमको कॉन्स्टिपेशन और हार्ट इश्यूज का करेक्शन करना है। मरीज को आराम देने के लिए हमको एनाल्जेसिक दे सकते, क्योंकि इसको पेन है, स्पॉस्मेटिक पेन है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, पेन है, सेलिंग है, सब कुछ है, ब्लड आ रहा है, तो हमको उसका एनाल्जेसिक देना है। इट डजंट मैटर कि आयुर्वेद का डॉक्टर है कि वो वेस्टर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर है। आयुर्वेद की जो हमारे साथी डॉक्टर है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, और वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर वो अपनी मेडिकल केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। पर उनको क्या करना है वो उनकी विश के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं गाइडलाइन की। एनाल्जेसिक की यूज़ करना है टू रिलीव द पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी का यूज़ करना है टू रिलीव द स्वेलिंग, पेशेंट की तकलीफों को दूर करने के लिए। लोकल आप एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके जीर्ण दर्द समस्याएं उनमें आराम आ जाए। ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो आप उसके हेमोस्टेट दे सकते हैं, जो भी आपको देने हैं अपनी पैथी के हिसाब से। बात आती है आराम देने के लिए, सीट से बात की। लगभग हर डॉक्टर जो भी एनो डॉक्टर पेशेंट को डील करता है वो सीट से बात की बात करता है। पर्सनली मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ, मैं सीट से बात को अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं अपने पेशेंट को कभी सीट से बात की सलाह नहीं देता हूँ, कभी नहीं कराता हूँ। जेंट्स पेशेंट में तो फिर भी अगर पेशेंट चाहता तो उसको छूट दे देता हूँ कि हाँ भाई तुम चाहो तो कर दो, लेकिन लेडी पेशेंट में मैं सीट से बात कभी नहीं कराता हूँ, बल्कि स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। इवन मैंने अपनी फाइल्स पे भी अपने हॉस्पिटल में जो पोस्टर्स बाहर लगा रखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उन पर भी लिखा हुआ है कि लेडी पेशेंट खास तौर पे सीट से बात ना करें। अब आप सोचेंगे इसका कारण क्या है भाई, जो दुनिया के सारे प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है, सारी बुक में लिखा हुआ है, हर कोई बोलता है सीट से बात कराओ, मैं क्यों मना कर रहा हूँ? अपनी प्रैक्टिस में मना करने का कारण क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन इज द कॉज। सिंपल सी बात है। मैं लेडीज पेशेंट की एग्जाम्पल देके बात करता हूँ कि अगर गर्म पानी के टब में, इट डजंट मैटर आपने एंटीसेप्टिक डाल रखा है, एंटीबायोटिक डाल रखा है, आयुर्वेद के हिसाब से आपने डाल रखा है, उसे पंचविंशल क्वाड डाल रखा है, या आपने उसमें त्रिफला क्वाड डाल रखा है, या वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से आपने उसमें बेटाडीन सोल्यूशन डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है, इट डजंट मैटर। ये दलीलें हैं अपनी जगह कि हमने ये डलवा दिया पानी में, ये अपने शौक की बात है, अपनी चाहत की बात है, अपनी विश की बात है। तो मैं बात कर रहा था क्रॉस कंटेमिनेशन की। एक एज्यूम करिए एक पानी के टब में एक लेडी पेशेंट बैठी है, इसका एनस उसी पानी में डूबा हुआ है और उसकी वजाना भी उसी पानी में टच कर रही है या फिर डूबी हुई है वजाना एरिया भी। क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे होगा? एनस में होने वाले जो इन्फेक्शन है वो वजाना की ओर जाएंगे, वजाना में होने वाले इन्फेक्शन एनस की ओर जाएंगे। ये जो क्रॉस ऑर्गन कंटेमिनेशन होगा उसमें अगर क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है तो अगर एनस का इन्फेक्शन वजाना की ओर चला गया तो गायनेकोलॉजिस्ट अपना सर फोड़ता रह जाएगा, इलाज नहीं कर पाएगा। और अगर वजाना का इन्फेक्शन एनस की ओर आ गया तो जो प्रोक्टोलॉजिस्ट है वो अपना दिमाग मारता रह जाएगा और इलाज नहीं कर पाएगा। इस क्रॉस कंटेमिनेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत हाइजीन के ऊपर ध्यान देता हूँ इनसे, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं पेशेंट को गर्म पानी की बोतल से शिकायत करने के लिए बोलता हूँ कि भाई एक बोतल ले लो 100 ग्राम की। इतने इलाज से 3 से 6 हफ्ते अगर इलाज करते तो पेशेंट को आराम आ जाता है, एक्यूट केस अगर है तो। पर अगर एक्यूट केस में इन सब चीज़ों से आराम नहीं आता है तो आपको माइंड में रखना है कि अगर पेशेंट लौट के आ रहा है 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, इलाज में आराम नहीं आया आपके, तो आपको ध्यान देना है कि क्या कहीं आपके मेश डायग्नोसिस तो नहीं कि क्रोनिक फिशर था और अपने एक्यूट समझ के इलाज चालू कर दिया हो, या फिर पेशेंट को मैं पहले बोल चुका हूँ इस वीडियो में और पुरानी वीडियो में भी, IBS, ट्यूबरकुलोसिस, STD और क्रॉन्स, इन 4 चीज़ों का बहुत ध्यान देना। अगर ये 4 चीज़ें एड ऑन हो रखी हैं तो पेशेंट को आपको कोई इलाज से कोई आराम नहीं आने वाला। और क्रोनिक फिशर तो मान के चलिए कि और साथ में वो 4 चीज़ें एड ऑन नहीं हो रखी हैं, 4 चीज़ें मतलब IBS, STD, TB एंड क्रॉन्स, अगर ये एड ऑन नहीं हो रखी हैं तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट को हमको कुछ मेडिकेशन देने पड़ सकते हैं। वो मेडिकेशन अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आप क्षार कम कर सकते हैं,
या फिर स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। यदि आप वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं तो आप बोटॉक्स का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों इंजेक्शन है, चाहे आयुर्वेद का हो चाहे एलोपैथ का हो, बस मेडिसिन अलग अलग है, मोड ऑफ एडमिशन अलग अलग है। आप क्षार कम करिए या आप स्क्लेरोथेरेपी करिए या फिर आप बोटॉक्स का यूज करिए, उनसे आराम आ जाता है। साथ में MCDP और गणेश और अशुकंश की यूज चलता रहेगा। इनसे भी आराम नहीं आता तो आप क्रोनिक मान के चलिए, क्रोनिक वाला ही आपको इलाज मरीज को देना है। फिर बात करते हैं क्रोनिक केस अगर आता है डायरेक्ट या फिर आपको एक्यूट ठीक नहीं हो पाए इन सब करने के बावजूद तो भी आपको करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको मरीज को, अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, खुद करिए या फिर आयुर्वेद के सर्जन के पास भेजिए, प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास भेजिए, आयुर्वेद के सर्जन जो है उनके पास भेजिए। उसका क्षार कर्म होगा या फिर क्षार सूत्रा होगा। यदि आप वेस्टर्न मेडिकल साइंस को फॉलो करते हैं तो आप वेस्टर्न सर्जन के पास भेजिए, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के सर्जन हैं वो उसी कंटेम्प्रेरी सर्जरी करेंगे, उसकी फेशियोटॉमी करेंगे। जो स्फिंक्टर होता है, जो स्फिंक्टर मतलब जो एनएस की किनारे की मसल होती है, लैट्रिन रास्ते फैलाती सिकोड़ती हैं, उनको काट के हटाएंगे। ये उनका अपना पार्ट है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर क्या करते हैं कि सर्जरी करेंगे, चीरा फाड़ी होगी, भर्ती होगा, पेशेंट एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोश किया जाएगा, बेड रेस्ट होगा, IV फ्लूइड चढ़ेंगे, ये सब उनका पार्ट है अपना, जो भी सर्जन का प्रोटोकॉल है ये। वहीं अगर क्षार सूत्र आप क्षार कर्मा के लिए भेजते हैं तो OPD का प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर होता है और 15 मिनट का समय लगता है, इलाज कर दिया जाता है। ना चीरा है, ना फाड़ी, ना भर्ती है, ना IV फ्लूइड चढ़ता है, ना घर में आराम करना पड़ता है। पर ये प्रोक्टोलॉजिस्ट के ऊपर है, वो कैसे क्या करेगा। पर एक मैंने कॉमन बात की थी क्या प्रोटोकॉल होता है या ऐसा ये इलाज को फॉलो किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया कि फिशर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, प्रिवेंशन क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट में क्या प्रोटोकॉल। इसी साथ में आज ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। यदि मेरे किसी सर्जरी डॉक्टर को कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जवाब देने में। ये मेरे वीडियोस केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए हैं, उनको गाइडलाइन देने के लिए वो कैसे पेशेंट को डील करें। नॉन मेडिकल पर्सन जो कि यूट्यूब का एक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की तरीके से यूज़ कर रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ना समझें, उनको उनके लिए यूजलेस है। अगर देखते भी हैं तो मेरी बताई कि किसी भी इलाज को एज ए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेरी बताई गई बातों को सुन के समझ के सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। गुदा रोग में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम के लिए अपने फिजिशियन, सर्जन या प्रोक्टोलॉजिस्ट से ही मिलें। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल भी ना करें, वो बहुत घातक हो सकती है आपके लिए। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।